राधे राधे प्यारे बच्चों, अपन ने पहले पढ़ लिया था डी ब्रोगली को, और डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम बी, और ये थी डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन। और इस डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन में डी ब्रोगली ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है, दोनों होता है, ड्यूल नेचर। जैसे ड्यूल सिम आती है, दो सिम लगा सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी वेव और पार्टिकल दो नेचर होती हैं भाई। वो वेव की भांति भी चलता है, पार्टिकल की भांति भी चलेगा सीधा। ठीक है, बंदूक में से गोली निकली, पार्टिकल, लाइट निकली, वेव। तो इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है, किसने कहा? डी ब्रोगली ने। उसके बाद अपने दूसरे भाई साहब आए हाइजेनबर्ग। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई साहब आप न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक्यूरेट एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन एक्यूरेट निकालोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, डेल पी। अगर आप मोमेंटम एक्यूरेट निकालोगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगी, डेल एक्स। और इन दोनों अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा या ज्यादा होता है h अपॉन 4 पाई के। दोनों जो अनसर्टेनिटी है उनका मल्टीप्लाई बराबर होगा या ज्यादा होगा h अपॉन 4 पाई की। ये अपने पास है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं तीसरा जो प्रिंसिपल है 1925 के बाद में जो अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, उस क्वांटम मैकेनिक्स का तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आज अपन पढ़ रहे हैं भाई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं। श्रोडिंगर ने भी क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और इस वेव या इस इलेक्ट्रॉन के नेचर को उसने एक इक्वेशन से प्रदर्शित किया, और वो इक्वेशन थी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। और वो क्या थी भाई? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल 0। ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी भाई। अब इस श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में अगर मान लो मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं, इसमें से ये साई हटा लूं, तो बच गया जो पार्ट है वो क्या बचा? देखो साई को उठाओ, यहां क्या बचा बताओ? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आगे क्या बचा? डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। आगे क्या बचा? डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, और इसको बोला डेल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब साई जो मैंने हटाया था उस साई को इसके पास रख दूं। अब मैं इसके पास साई को रख दूं तो क्या हो जाएगा भाई? डेल स्क्वायर साई प्लस, यानी यहां से लेकर के यहां तक डेल स्क्वायर था और साई प्लस
8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर और e माइनस वी साई बराबर 0। ये आपके पास वेव इक्वेशन है। यह है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल 0। अगर मान लीजिए मैं इसमें इस साई की बात करूं कि ये साई क्या है भाई, साई है वेव फंक्शन। ये डेल क्या है भाई, ये है लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। m क्या है भाई, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। h क्या है भाई, h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है। E क्या है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। V क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। साई वेव फंक्शन है, डेल लैप्लासियन ऑपरेटर है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक कांस्टेंट है, E टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास हो गई भाई क्या, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। ठीक है भाई, इस श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है। एक बार मैं कैमरा देख लूं भाई चल रहा है नहीं। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है भाई। एक मिनट भाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे चल के, ये जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है इसको जब हल किया जाता है तो इसका हल होता है साई। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये केवल एम्पलीट्यूड को बताता है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो फिर क्या किया भाई, इस साई का स्क्वायर किया गया, साई स्क्वायर। और ये साई स्क्वायर किसको बताता है बताओ, ऑर्बिटल को बताता है भाई। साई स्क्वायर किसको बताता है, ऑर्बिटल को बताता है। ये साई स्क्वायर ऑर्बिटल को बताता है। अब एक नई कंसेप्ट आ गई, ऑर्बिटल। सबसे पहले कंसेप्ट आई थी सेल की, जो कि किसने दी थी भाई, बोहर ने। उसके बाद नई कंसेप्ट आई थी भाई साहब सब सेल की, और वो दी थी किसने, सोमरफेल्ड ने। और उसके बाद आज नई कंसेप्ट आ गई है ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल आज दे दिया किसने, श्रोडिंगर ने। ठीक है, तो सेल हो गया, सब सेल हो गया, ऑर्बिटल हो गया, तो आज नई कंसेप्ट आ गई ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल होता क्या है, ये न्यूक्लियस, और मान लो ये कोई टारगेट है, और इस टारगेट पर अगर किसी को गोली मारने को कहा जाए, तीर मारने को कहा जाए, तो गोली और तीर, सही निशानेबाजों की बात कर रहा हूं भाई, अनाड़ियों का तो पता नहीं कहां पड़ जाए निशाना। ठीक है, तो जो सही निशानेबाज हैं उनका ज्यादा जो संभावना है इस टारगेट के आसपास होगा, और दूर जाओगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है भाई। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी इस न्यूक्लियस के पास 95 से 98% है, और इसी एरिया को आप ऑर्बिटल बोल देंगे। तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 95 से 98% होती है भाई। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95 से 98 हो, वो ऑर्बिटल होगा भाई।
ठीक है, तो ये आ गया ऑर्बिटल। और क्या होता है, ये साई स्क्वायर ही तो होता है। तो आप ये कहेंगे कि साई स्क्वायर का मान न्यूक्लियस के पास तो बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इस साई स्क्वायर की वैल्यू, साई स्क्वायर का मान कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है भाई। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। अपन बात कर रहे थे सब सेल की। सब सेल कौन सा भाई, एस। और इस S के लिए आपको पता था, मैं लिख दूं इधर, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। सब सेल कौन सा होगा भाई, S, P, D, F। ये ध्यान दे भाई, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, सब सेल S, P, D, F। L की वैल्यू से सबसेल निकाला जा सकता है, ध्यान रखना, L की वैल्यू से सबसेल निकाला जा सकता है, ध्यान दे लें। 0 S, 1 P, 2 D, 3 F। तो L की वैल्यू से आप सबसेल बता सकते हो। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, एस सब सेल की। एल की वैल्यू कितनी है भाई, 0, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाले जाते हैं, 12+1 से। मैंने नया फार्मूला बता दिया आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला दिया 12+1। क्या आ जाएगा बताओ, 2 गुणा 0 + 1 बराबर 1। तो ध्यान रखना, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और वो होता है भाई गोलाकार। स्फेरिकल। तो ये हो गया, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और वो होता है स्फेरिकल भाई। दूसरा जाओ, पी सबसेल। पी सबसेल, ठीक है। अब ये पी सबसेल क्या होगा देखो, एल की वैल्यू कितनी, 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे बोलो, 12+1, ठीक है। 2 गुणा 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, और वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे भाई, px, py और pz। अब ये px, py, pz की स्ट्रक्चर क्या होगी वो देखो भाई, ये x, ये y और ये z। x में ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। px इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ओनली x में, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ओनली y पर, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ओनली z पर। ये हो भाई, px इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ओनली x एक्सिस पर हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी y एक्सिस पे हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी z एक्सिस पे हो। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x पे हो तो px बोल दोगे, y पे हो तो py बोल दोगे, z पे हो तो pz बोल दोगे। ये हो गए p ऑर्बिटल, ठीक है। p के बाद अब आ जाते हैं अपन d सब सेल में, ठीक है भाई। d सब सेल में आ जाते हैं, और इस डी सब सेल की अगर आप बात करें तो इस डी सब सेल के लिए L = 2 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे बताओ, 12+1, 2 × 2 + 1, 4 × 5, 5 ऑर्बिटल होंगे डी सब सेल में। अब 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे भाई, फर्स्ट,
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये एक्स और ये वाई, ये वाई और ये जेड, ये जेड और ये एक्स। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी या संभावना है एक्स और वाई के बीच में है, ये होगा डी एक्स वाई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाई और जेड के बीच में है, ये हो गया भाई डी वाई जेड। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर जेड और एक्स के बीच में है, ये हो गया डी जेड एक्स। तो एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड और एक होता है डी जेड एक्स। तीन हो गए, दो और बच गए। वो दो कौन कौन से हैं देखो, दो ये रहे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर हो, ये ऑन द एक्सिस, अब एक्सिस के ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर भाई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो केवल जेड के ऊपर है, डी जेड स्क्वायर। चारों तरफ भी होने को तो, लेकिन जेड पे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जेड के ऊपर बहुत ज्यादा होती है भाई। तो आप इसे बोलोगे डी जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल। अब आ जाते हैं अपन किस में, एफ में भाई। एफ सब सेल में एल की वैल्यू यहां होती है 3, तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे भाई, 12 + 1 से, 2 × 3 + 1 से 7 निकलेंगे। और इनकी 3D स्ट्रक्चर है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इनको यहां पर नहीं बना सकते भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि ऑर्बिटल एक नई कंसेप्ट आई, एस पी डी एफ। ये तो क्या हो गए बताओ, सब सेल हो गए। इनमें ऑर्बिटल बताएंगे आप, ऑर्बिटल इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 और एक इसमें 7। इसमें बताएंगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और ये निकलेगा 12 + 1 से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 12 + 1 से भाई। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ जाएंगे 2, यहाँ जाएंगे 6, यहाँ जाएंगे 10 और यहाँ जाएंगे 14। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आ जाएंगे, डी में 10 आ जाएंगे, एफ में 14 आ जाएंगे भाई। तो ये तो है ऑर्बिटल और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।